सवाल बड़ा यह है, क्या ईरान के लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 48 घंटों में ईरान का भविष्य क्या तय हो जाएगा। 48 घंटों के भीतर क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या ईरान के साथ इजराइल का युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है। क्या इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका युद्ध में उतरने जा रहा है। क्या ईरान के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल ईरान युद्ध को लेकर तस्वीर बड़ी तेजी से बदली है। हुआ यह है कि कनाडा में G7 देशों का सम्मेलन चल रहा है। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका से पहुंचे थे, लेकिन आज उन्होंने कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटने का फैसला ले लिया और ट्रंप के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम आने वाले किसी बड़े खतरे की आहट है। ट्रंप ने खुद कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि ट्रंप क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध में उतरने वाला है। क्या अमेरिका खुद ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे। क्या ईरान पर कोई और बड़ा हमला होने वाला है जिसके संकेत और संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इन चार सवालों के आसपास पूरी दुनिया इस वक्त घूम रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कनाडा में दिए बयानों से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। G7 समिट बीच में छोड़कर लौटने का जब ट्रंप ने फैसला लिया तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जो कि सीमित में शामिल थे, उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया। मैक्रो ने कहा कि ट्रंप अमेरिका इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वो इजराइल और ईरान में सीज फायर करवाने जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप के मैक्रो के बयान को सिरे से ट्रंप ने खारिज कर दिया। पहले सुनिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने क्या बड़ा दावा किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि चर्चा चल रही है, जो एक अच्छी बात है, और इसलिए यदि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध विराम सुनिश्चित कर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा और हमें उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। थोड़ी देर बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति के सीज फायर के दावे वाले इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर लिखा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जो ये कहा है कि मैं वापस डीसी इसीलिए जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं, ये गलत है। उन्हें नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी वापसी का युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसके आगे जाकर इस पोस्ट में वो मैक्रो को झूठ बोलने वाला व्यक्ति तक करार दे देते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ट्रंप मैक्रो को झूठा कह रहे हैं या फिर उनके दावों को झुठला रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका क्या बड़ा करने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में ईरान को लेकर क्या चल रहा है। क्या ट्रंप युद्ध का दायरा बड़ा करने जा रहे हैं या फिर उन्होंने ईरान को परमाणु करार के लिए तैयार कर लिया है। ये तमाम सवाल यूं ही हवा में तैर रहे हैं। तमाम विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जवाब जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि तेहरान और तेल, इसी के आसपास है अमेरिका का ये पूरा परमाणु वाला खेल। असल में अमेरिका और इजराइल दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और परमाणु बम बनाए। इजराइल को लगता है कि ईरान ने परमाणु बम बनाया तो सबसे पहले उसी पर गिराएगा। इसी बहाने उसने ईरान पर 13 जून को ताबड़तोड़ हमले किए। ट्रंप ने कनाडा से लौटने से पहले एक बार फिर कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और ऐसा कहते हुए ट्रंप ने जो पोस्ट किया उस पोस्ट ने खलबली मचा दी थी। ट्रंप ने स्थानीय समय के मुताबिक आज सुबह 4 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए थे। ये पोस्ट आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लोगों से जल्द तेहरान खाली करने की अपील की। इस अपील के मायने क्या हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट में सिर्फ अमेरिकी लोगों से तेहरान खाली करने को नहीं कहा है, वो सभी से तेहरान खाली करने को बोल रहे हैं। सभी का मतलब जितने लोग वहां पर मौजूद हैं। अब इसे ट्रंप की धमकी कह लीजिए, चेतावनी या फिर सलाह, सुविधा के हिसाब से जो समझना चाहते हैं वो आप समझ लें, क्योंकि ट्रंप के इस बयान के बाद तेहरान खाली करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन तस्वीरों में आप तेहरान छोड़ने वाली गाड़ियों की लाइन सड़कों पर देख सकते हैं। अलग अलग मोबाइल कैमरों में तस्वीरें कैद हुई हैं। रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है।
लोग जल्द से जल्द तेहरान की सीमा से बाहर किसी भी तरह निकल जाना चाहते हैं। तेहरान वो शहर है जो ईरान की राजधानी है। इसी शहर पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है, हमले कर रहा है। तेहरान 1.5 करोड़ की आबादी वाला ईरान का शहर है। माना यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान शहर पर भीषण हमला करने वाले हैं। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने वाला है। G7 की मीटिंग को बीच में छोड़ने और ट्रंप के तेहरान खाली करने वाले बयान के मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए हमने कई एक्सपर्ट से भी बातचीत की है। इजरायली फोर्सेस, आर्मी, अभी तक उन्होंने आर्मी का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एयरफोर्स का। उन्होंने कहा है कि हमारे पास टोटल एयर डोमिनेंस है तेहरान के ऊपर। यहाँ तक कि एक डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था एक एंकर ईरानियन स्टेट टेलीविजन पे, तो उस स्टूडियो को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरा मानना है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में इजरायली लैंड फोर्सेस, फौज जाएगी ईरान के अंदर, चाहे जाएं पैराशूट के जरिए या डायरेक्टली लैंड करेंगे वहाँ पर। और फिर जो सामग्री अभी तक ईरान के पास है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो ध्वस्त कर दी, लेकिन जो एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है उसको उठा के ले आएंगे, उसको भी वो ख़त्म कर देंगे। दूसरा, ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, छोड़ के भाग गए थे, यही चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। वैसे ट्रंप तो ट्रंप हैं, उनकी बातों पर पक्के तौर से यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। कब वो क्या बोल जाएं, क्या कर जाएं, कोई नहीं जानता। एक वक्त था जब दुनिया में अमेरिका की धमक हुआ करती थी, अमेरिका के राष्ट्रपति की तूती बोला करती थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रह गई है। ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन से अमेरिका की धमक को कमजोर कर दिया है। ईरान को लेकर ट्रंप की स्थिति ऐसी है कि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था, संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ एक कूटनीतिक समझौता उनके G7 से लौटने के तुरंत बाद हो सकता है। कल ट्रंप ने कहा जल्द से जल्द तेहरान को खाली करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यानी 48 घंटों में ट्रंप अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह पाए। बार बार उन्होंने अपने बयान बदले, सस्पेंस को बढ़ाया। एक मजबूत नेता की धमक पेश करने के बजाय कंफ्यूज्ड वर्ल्ड लीडर की छवि उन्होंने पेश की। इन बयानों के बाद चीन ने ट्रंप पर ईरान और इजराइल संघर्ष को बढ़ाने का आरोप लगाया है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। वो चाहते हैं कि ईरान परमाणु समझौते पर दस्तखत करे, और ऐसा नहीं करता है तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ट्रंप अपने बयानों में इजराइल के हमलों को जायज भी ठहराते हैं और ये भी कहते हैं कि ईरान पर हो रहे हमलों में उनका देश कहीं से शामिल नहीं है। इस वक्त ट्रंप वर्ल्ड लीडर नहीं, कंफ्यूज लीडर की तरह नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे। बाकायदा उन्होंने पंच बनाकर पंचायती भी करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। गाजा पर इजराइल के हमले का रुकवाने का भी दावा उन्हीं का था। क्या हुआ ये सबको पता है। अभी उन्होंने भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम का श्रेय लेने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के सामने इसको लेकर किस तरह से गुहार लगाई थी। ट्रंप की वजह से अमेरिका की साख पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में आप एक्सपर्ट की राय सुनिए। ट्रंप की पर्सनैलिटी को हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक। वो हर चीज़ में, वो एक कहते हैं क्रेडिट खोर है, हर चीज़ के लिए क्रेडिट चाहता है। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की, जबकि वो गलत नहीं कह रहा है। मेरा मानना है कि उसने भारत के प्रधानमंत्री से ये कहा था, हमारी कुछ न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास अपना कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमारे कुछ एसेट्स हैं, मुझे समय दीजिए कि मैं उनको बाहर ले जाऊँ। टर्की का जहाज़ आया, उनको उठा के ले गया। अब रूस यूक्रेन के बारे में भी इसने कहा था, मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, नहीं कर पाया। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है, वो चाहता है सारी दुनिया स्वीकार करे कि मैं शहंशाह, मैं सबसे होशियार, मैं सबसे बहादुर, मैं सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे इन्फ्लुएंशियल हूं। तो हमारा क्या चाहता है, अगर वो इस चीज को मानता है, मानने दीजिए। ट्रंप का पूरा ईरान प्लान क्या है, अमेरिका चाहता क्या है, दोस्ती से दुश्मनी तक की पूरी हिस्ट्री हमने खोज निकाली है। ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है उसे हमने एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। पूरी दुनिया इसी कोशिश में इस वक्त लगी हुई है। माना यह जा रहा है कि गुरुवार का दिन ईरान के भविष्य के लिए फैसले का दिन हो सकता है। फिलहाल ईरान पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल पर ईरान भी खतरनाक तरीके से पलटवार कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को उनकी फौज निशाना बनाएगी। सद्दाम हुसैन जैसा हश्र करने की धमकी दी गई है। हमले का असर यह है कि ईरान के स्टॉक एक्सचेंज को रविवार तक बंद कर दिया गया है।
ईरान के बैंक पर इजराइल ने साइबर अटैक किया है। कल ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमला किया गया, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की मौत का दावा भी इजराइल ने किया है। शादमानी 4 दिन पहले ही सेना के डिप्टी कमांडर बने थे। ईरान में इजराइल के खौफ का ये ट्रेलर है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल के खौफ का ये रेड सिग्नल है। ईरान पर इजराइल के हमले का 5वां दिन है। इजराइल के लगातार हमलों से हिले ईरान में भगदड़ के हालात बन चुके हैं। तेहरान छोड़कर भागने वालों की लाइन लगी हुई है। तेहरान के आसमान में उठता ये काला धुआं एक शहर के खंडहर बनने की गवाही देता नजर आ रहा है। इजराइल के हमलों में अब तक ईरान में आधिकारिक तौर पर करीब 250 लोगों की जान गई है। मरने वालों में सेना के 2 दर्जन से ज्यादा टॉप कमांडर और दर्जन भर वैज्ञानिक शामिल हैं। इजराइल की सेना ईरान के बंकरों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, टारगेट को सीधे हिट कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सीक्रेट मिलिट्री कमांड सेंटर पर इजराइल बम बरसा रहा है। सोमवार की रात को इजराइल ने ईरान के नेशनल टीवी चैनल को निशाना बनाया। एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी, तभी हमला हुआ। चैनल के दफ्तर की बिल्डिंग में लगी आग का धुआं आज भी उठता हुआ नजर आया। 13 जून को 200 फाइटर जेट के साथ इजराइल ने ईरान पर हमले किए। नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। ऑपरेशन को नाम दिया टू प्रॉमिस 3। तब से ये वार पलटवार जारी है। ईरान के जवाबी हमले से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रात भर यूं ही हमले वाले सायरन बज रहे हैं। आज दिन में ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। एक कहावत है, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। क्या अमेरिका भी यही तो नहीं कर रहा? पहले इजराइल को इतना डरा दिया कि जिस दिन ईरान ने एटम बम बना लिया, पहला इजराइल पर ही गिरा देगा। और जब इजराइल ने बंदूक उठा ली तो झट से उसमें अमेरिकी गोली भर दी और बंदूक की नली ईरान की तरफ कर दी गई। अमेरिका दरअसल कुछ भी कर सकता है। देशों को लड़ाने की हिस्ट्री रही है उसकी। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका का क्या स्वार्थ है, एक तीर से वो कितने निशाने साध रहा है, यह आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले देखें कि ईरान पर इजराइल के हमले की भूमिका कैसे बनी। इजराइल के साथ संघर्ष में ईरान 2 साल से हमास और हिजबुल्लाह की हिम्मत बढ़ा रहा था। तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजराइल ने अक्टूबर 2024 से ईरान को जवाब देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। यह रणनीति ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके वैज्ञानिकों को निशाना बनाने की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान के एटमी ढांचे और वैज्ञानिकों की रेकी शुरू कर दी। 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता होनी थी। वार्ता से पहले ही ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इजराइल के लिए यह इशारा था कि ईरान का एटमी कार्यक्रम अमेरिका नहीं रोक पाएगा। इसी बीच 12 जून को IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट दे दी। IAEA की रिपोर्ट थी, ईरान 90% हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट ने आधार तैयार कर दिया और इजराइल ने आओ देखा न ताव 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और उसके वैज्ञानिकों पर सटीक निशाना साधा गया। आज 5 दिन हो गए हैं। कभी इजराइल हमला करता है, कभी ईरान करता है। दोनों एक दूसरे के शहरों को मलबे का ढेर बना डालने पर आमादा हैं। लेकिन यहां सवाल है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा तकलीफ तो
अमेरिका को है, फिर वो क्यों बाहर खड़ा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो सस्पेंस बनाया, क्या वाकई अमेरिका लड़ाई में उतरेगा, कूदेगा? इजरायली एयरक्राफ्ट ईरान में घुसेंगे या अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी उसका साथ देने के लिए उड़ेंगे? यहां अमेरिका की नीयत पर शक करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। हर लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखाए। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यही दिखती है, यानी खुद कुछ ना करना पड़े और काम भी बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम ही ऐसा है जिसमें कभी मिलिट्री डील ऊपर होती है, कभी बिजनेस डील ऊपर हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ईरान पर कार्रवाई में अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान से इजराइल अकेले ही निपटेगा, अमेरिका सिर्फ समर्थन देगा। अमेरिका की रणनीति इजराइल की ताकत के दम पर मिडिल ईस्ट पर कब्जे की दिखती है। अमेरिकी रणनीति है कि सीधा सैन्य हस्तक्षेप किए बिना मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव हो। इराक और अफगानिस्तान का जला अमेरिका इस बार फूंक फूंक कर ही नहीं बल्कि स्ट्रॉ से छाछ पीना चाहता है। इसीलिए ईरान से जंग में इजराइल के बराबर आकर वो बराबर नहीं बल्कि पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल मिसाइलों से, एयरक्राफ्ट से लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका सिर्फ अपने बयानों से ही लड़ रहा है। वॉशिंगटन से 6,500 किलोमीटर दूर तेहरान में अमेरिका की क्यों इतनी दिलचस्पी है? क्या वाकई अमेरिका को यह लगता है कि ईरान ने जिस दिन एटम बम बना लिया, अमेरिका और इजराइल पर ही गिराएगा? या फिर अमेरिका के दिमाग में कुछ और है? जो डर इजराइल का है, क्या वही अमेरिका का भी है, या फिर ये उसका मिडिल ईस्ट का बड़ा प्लान है? एक दशक में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा कमजोर हुआ है। क्या ये उसे वापस पाने की कोशिश है? अमेरिका की नजर ईरान के तेल बाजार और 18-19 मिलियन बैरल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो नहीं है। ये जंग मिडिल ईस्ट और ईरान का तेल बाजार तबाह करने की तो नहीं है ताकि अमेरिका से तेल निर्यात बढ़ाया जा सके। क्या ईरान पर वर्चस्व बनाकर ये साउथ एशिया में रूस का समुद्री मार्ग ब्लॉक करने की कोशिश तो नहीं है? क्या ईरान पर हावी होकर ये पर्शियन गल्फ में एशिया के समुद्री मार्ग पर ताकत बढ़ाने की कोशिश तो नहीं? अमेरिका की इन इच्छाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, जिनकी रणनीति पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है। पहले दबाव डालो, उसके बाद डील करो। खबर है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अब अपने युद्धपोत यूएसए निमित्ज को ईरान की दिशा में बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अमेरिका वाकई युद्ध में उतरेगा या डील के लिए माहौल बना रहा है। आज G7 देशों ने जो एक सुर में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का हक नहीं है, वही इजराइल भी कह रहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान से नहीं, सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम से है। और खामनेई का खात्मा भी वो इसीलिए करना चाहता है क्योंकि खामनेई के रहते हुए ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। यहां पर आप नेतन्याहू के बयान और प्रधानमंत्री मोदी के बयान में एक समानता देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत की दुश्मनी पाकिस्तान की सेना और आवाम से नहीं, सिर्फ उसके वहां पर पल रहे आतंकवादियों से है। ईरान से जंग में ऐसा ही बयान नेतन्याहू का भी था कि इजराइल की जंग ईरान और उसके आवाम से नहीं, सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम से और खामनेई की सत्ता से है। अभी तक 5 दिन की जंग में इजराइल भारी पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक डैमेज करने में कामयाब रहा है। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान भी बहुत कमजोर नहीं। उसकी मिसाइलें भी आयरन डोम को भेद कर इजराइल में गिरी हैं। आगे हम आपको ईरान की परमाणु कुंडली में अमेरिका वाला संयोग बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले इजराइल और ईरान का ये चैप्टर पूरा कर दें, क्योंकि ये दोनों देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आखिर कब से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इजराइल की ईरान और बाकी इस्लामिक देशों से दुश्मनी की जड़ यरूशलेम में है। यरूशलेम जहां अल अक्सा मस्जिद के पास मुस्लिमों की डोम ऑफ रॉक है, यहीं ईसाइयों का द चर्च ऑफ द होली सेप्टकर है, और यहीं पर यहूदियों की पवित्र वेस्टर्न वॉल और होली ऑफ होलीज है। संक्षेप में कहें तो विवाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच था, लेकिन यहूदी बनाम मुस्लिम में तब्दील हो गया। इसके बाद सारे इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ होते गए। ईरान इनमें सबसे ताकतवर था, इसीलिए दुश्मनों का लीडर बनता गया। जो आज कट्टर दुश्मन है, वो कभी दोस्त हुआ करते थे। इजराइल और ईरान की दोस्ती 31 साल चली। दुश्मनी में तब बदली जब ईरानी
ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और खामनेई का शासन आया। 1948 में ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। तब शिया बहुसंख्यक ईरान और तुर्की ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी शासन में इजराइल से मजबूत रिश्ते बने थे। ईरान में व्यापार और बुनियादी ढांचे में इजराइल ने भी भारी सहयोग दिया। इजराइल और ईरान के रिश्ते 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से बिगड़े थे। खामनेई ने फिलिस्तीन के पक्ष में मुस्लिम देशों की लामबंदी शुरू कर दी। ईरान ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित कर दिया। ईरान ने इजरायली पासपोर्ट खारिज कर दिया, यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2000 में खामनेई ने इजराइल को कैंसर का ट्यूमर कहकर खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद साल दर साल इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ लगातार आक्रामक होते चले गए। इजराइल का हमेशा आरोप रहा और आज भी है कि हमास, हुती, हिजबुल्लाह, इन सब के पीछे ईरान का दिमाग है। ईरान ही फंडिंग और ईरान के ही हथियार होते हैं इनके पीछे। ईरान भी डंके की चोट पर कहता है कि इजराइल को नक्शे से मिटाना ही उसका मकसद है। लेकिन ईरान भी जानता है कि इजराइल को मिटाना आसान नहीं। दुनिया के नक्शे में इजराइल बहुत छोटा सा देश है, हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ देश। लेकिन एक मोर्चे पर कैसे लड़ा और जीता जाता है इजराइल, इसकी बड़ी मिसाल भी है। 77 साल में इजराइल ने 6 युद्ध लड़े और जीते भी हैं। इजराइल और अरब वर्ल्ड का पहला युद्ध 1948-49 में हुआ था, जिसमें उसने मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान के साथ 5 देशों को हराया। एक साथ 5 देशों को। इजराइल और अरब वर्ल्ड का दूसरा युद्ध 1956 में हुआ। इजराइल ने 5 दिन में ही मिस्र को हरा दिया, कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। इजराइल और अरब में तीसरा युद्ध 1967 में हुआ, जिसमें 6 दिन के भीतर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया में बुरी तरह से मात खाई थी। अरब वर्ल्ड से चौथा युद्ध 1973 में हुआ। ये 20 दिन चला। इसमें भी मिस्र और सीरिया ने इजराइल से लड़कर अपना ही नुकसान कराया। इजराइल और अरब में 5वां युद्ध 1982 में हुआ। इजराइल ने लेबनान में PLO पर भारी बमबारी की। इसी लड़ाई के बाद हिजबुल्लाह फोर्स बनी। और अरब से छठा युद्ध 2006 में हुआ। ये 34 दिन तक चला था। इजराइल के पलटवार से लेबनान में 1000 लोग मारे गए थे, 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे। ये वो 6 युद्ध हमने आपको बताया जो इजराइल ने न सिर्फ जीते, बल्कि जो देश उसे नक्शे से मिटाना चाहते थे, उसने उन्हीं देशों का नक्शा बिगाड़ दिया। जो दृश्य आप 2 साल से गजा में देख रहे हैं, यही हाल इन युद्ध में इजराइल ने अरब वर्ल्ड के 6 देशों का बनाया था। पहला हमला नहीं किया, लेकिन जब जवाब दिया तो सब मिट्टी में मिला दिया गया। इजराइल का मकसद ईरान से खामनेई की हुकूमत का अंत करना है, तो ईरान भी इजराइल का वजूद मिटाना चाहता है। कुछ लोग ताकत को इससे आंकते हैं कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, तो कुछ इससे आंकते हैं कि किसका हौसला कितना बड़ा है। आइए आपको दिखा देते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में इजराइल और ईरान इस वक्त कहां पर खड़े हैं। ईरान के पास कुल 11,80,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास 6,70,000। ईरान के पास करीब 66,000 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 36,000। ईरान के पास करीब 1,713 टैंक है। इजराइल के पास 1,300। ईरान के पास 1,517 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इजराइल के पास 183। ईरान के पास 3,405 आर्टिलरी हैं। इजराइल के पास 1,100। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 611 हैं। ईरान के पास 25 पनडुब्बी है। इजराइल के पास 5 ही है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट युद्धपोत हैं। इजराइल के पास 1 भी नहीं है। ईरान के पास 188 फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इजराइल के पास 240। ईरान के पास सिर्फ 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास 48। ईरान के पास 87 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो इजराइल के पास 13 हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक ही चीज नहीं बस ईरान के पास, और वो है परमाणु हथियार। और इसी परमाणु बम की चाहत को लेकर ही अमेरिका और इजराइल बेहद आक्रामक है। वैसे ईरान की परमाणु कुंडली देखें तो उसमें पहली रेखा 68 साल पहले अमेरिका ने ही खींची थी। आज अमेरिका पूरी ताकत से उसने परमाणु शक्ति बनने से रोकने में लगा हुआ है। लेकिन दिलचस्प इतिहास है कि ईरान का परमाणु ताकत बनने का पहला चस्का इसी अमेरिका की ओर से लगाया गया था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1957 में अमेरिका की सरकार ने शुरू कराया था। यह कार्यक्रम अमेरिका की एटम्स फॉर पीस पॉलिसी के तहत शुरू हुआ था।
70 के दशक में पश्चिमी देशों ने ईरान को एटमी रिएक्टर बनाने में मदद दी थी, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ये समझौता समाप्त हो गया। 2000 के दशक में ईरान में 2 गोपनीय परमाणु ठिकानों के बारे में पता चला। IAEA ने कहा कि NPT पर हस्ताक्षर के बावजूद ईरान एटम बम बना रहा है। 2015 में JCPOA समझौता हुआ, ईरान के यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय की गई। 2018 में ट्रंप ने आपदा बताकर समझौता तोड़ दिया, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। तनातनी तब और बढ़ गई जब उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। इस वक्त दुनिया, अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, पश्चिमी देश भी इजराइल के साथ हैं, जबकि ईरान के पक्ष में अभी तक सिर्फ चीन ही खुलकर आया है। उसने न सिर्फ बयान दिया बल्कि उसके प्लेन की भी ईरान में उतरने की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ 21 मुस्लिम देश ईरान पर हो रहे इजराइल के हमले के विरोध में आ गए हैं। इनमें मिस्र, तुर्की, ओमान, UAE, इराक, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, बहरीन, कतर हैं। ईरान और इजराइल में झगड़े की वजह क्या है, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की और दोनों देशों के विवाद को समझने की कोशिश की है। इजराइल का जो मोसाद था उसने बड़ा नेटवर्क बना दिया ईरान के अंदर, और जब इस्लामिक रूल ईरान में आया और शाह को बर्खास्त कर दिया गया, उस समय ईरान का इजराइल के खिलाफ होना बिल्कुल लाजमी था, और तब से वो इजराइल के खिलाफ हो गया। अब ईरान और इजराइल फिर एक किसी किस्म से दुश्मन देश जरूर बन गए, आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, पर जो लास्ट ईयर की जो आपने जो देखा जो हमास की जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, जिसको कि पूरा ईरान ने सपोर्ट किया था, अब ये जो लड़ाई चल रही है उसमें इतना भारी हमला हुआ, इजराइल ने बदला लेना ही था। अब आते हैं भारत के एंगल पर। इस युद्ध से सीधे तौर पर हजारों भारतीय परिवार प्रभावित हैं। वो इस तरह क्योंकि ईरान में भारत के 1,500 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें ईरान से सुरक्षित निकालना इस वक्त भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। भारत सरकार ने इन छात्रों को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहा है और धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इजराइल और ईरान में भीषण जंग जारी है। इराक के शहरों को इजराइल टारगेट कर रहा है तो ईरान के शहरों को इजराइल निशाना बना रहा है। दिन हो या रात, बम के गोले फूट रहे हैं, आसमान तक धुआं उठ रहा है। ईरान और इजराइल के इस युद्ध में बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी भी यहां फंसे हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से लगातार फंसे लोगों को ईरान से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें ईरान अर्मेनिया बॉर्डर की है, जहां येरेवन शहर में कश्मीर के रहने वाले 90 छात्रों सहित 110 भारतीय सुरक्षित रेस्क्यू करके पहुंचा दिए गए हैं। ये छात्र उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। कल इन छात्रों को अर्मेनिया से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। अर्मेनिया में भारत सरकार की तरफ से इनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। इस खबर के बाद जम्मू कश्मीर के बहुत से परिवारों ने राहत की सांस ली है। ईरान के केरमान में फंसे एक छात्र फैजान से हमने बात की। फैजान का कहना है कि भारत सरकार छात्रों को निकालने में जी जान से जुटी है। Day one, जो इंडियन एम्बेसी इन तेहरान है, they have played a key role in facilitating the safety of the students or any Indian citizen here. Day one से वो एक्टिव है, ग्रुप्स एक्टिव है, उनके इमरजेंसी नंबर्स एक्टिव है। हालांकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले कई परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। इन लोगों की प्रधानमंत्री से मांग है कि जल्द से जल्द फंसे हुए तमाम बच्चों को निकाला जाए। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि बच्चे की सेफ्टी रिटर्न ही हम इस वक्त चाहते हैं।
ईरान की कोई जगह सेफ नहीं है इस टाइम। अब ये पता नहीं है कभी किस टाइम क्या हो जाएगा, इसीलिए हम गुजारिश करते हैं यहाँ सरकार से, मोदी जी की सरकार से कि एज सुन एज हमारे बच्चों को इवैक्यूएट की निहाव कीजिए। ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से 1500 छात्र हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए हैं। भले ही इस युद्ध में भारत की भूमिका ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के खिलाफ है, इसके बावजूद इजराइल और ईरान के युद्ध का असर हिंदुस्तान की सड़कों पर भी देखा जा रहा है। जयपुर में इजराइल के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया, हमलों का विरोध किया। दिल्ली में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का मुद्दा गरमाने की कोशिश की। इस पूरे जंग की शुरुआत 2023 में उस वक्त ही हो गई थी, तब इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इजराइल के लोगों को बंधक बनाया था। उसके बाद से ही इजराइल ने हमास, हुती, हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे विवाद में भारत कहां है और हम पर इसका क्या असर है। युद्ध का असर कच्चे तेल आपूर्ति और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो भारत का आयात खर्च बढ़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का असर निर्यात पर पड़ सकता है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर असर देखा जा सकता है। फिलहाल भारत के सामने फंसे लोगों को निकालने की बड़ी चुनौती है। सरकार उस चुनौती का सामना कर रही है और युद्ध क्षेत्र में फंसे छात्रों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। युद्ध अगर लंबा चला तो इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल तेल का है।